चलिए, हम लोग का हिस्ट्री का सेक्शन चल रहा है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि हिस्ट्री के सेक्शन में हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। और उस मगध साम्राज्य में आज हम लोग किस वंश के बारे में पढ़ेंगे? शुंग वंश। किस वंश के बारे में पढ़ेंगे? शुंग वंश। ठीक है। तो शुंग वंश जो था, आपको पता है कि अशोक मौर्य साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक का नाम क्या था? बृहदत्त था। तो उसी की सेनापति का नाम कौन था आपका? पुष्यमित्र शुंग था। तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहदा जो उसके अशोक मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था उसकी हत्या किया। उसकी हत्या करने के बाद इन्होंने क्या किया? अपनी गद्दी संभाल लिया और एक नए वंश की स्थापना की। उस नए वंश का उन्होंने नामकरण क्या किया? शुंग वंश। कौन सा वंश? शुंग वंश। तो आपका बोला जाता है ना कि जो पहली बार जिस वंश की स्थापना करता है उसी को उस वंश का संस्थापक माना जाता है। तो आइए, मोस्ट वेलकम शुंग वंश। तो ये जो शुंग वंश का जो संस्थापक माना जाता है उसको माना जाता है पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। तो इसकी जानकारी कहां से मिलेगी? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इतिहास की जानकारी का सबसे सटीक स्रोत दो माना गया है, एक साहित्यिक और एक पुरातात्विक स्रोत माना गया है। तो शुंग वंश की जो जानकारी हमें मिलेगी कुछ साहित्य से मिलेगी जिसका नाम लिखा गया है। पहला साहित्य का नाम है गार्गी संहिता। क्या नाम लिखा गया है? गार्गी संहिता। ये आपका साहित्य लेख है। दूसरा जो इसकी जानकारी इस वंश के बारे में मिलती है उस वंश का नाम है महाभाष्य। क्या नाम है? महाभाष्य। तीसरी जानकारी मिलेगी हमें दिव्या वादन से। किस साहित्य से? दिव्या वादन से। और अगला जो जानकारी हमें मिलेगी मालविकाग्नि मित्र। ये जो होता है मालविकाग्नि मित्र जो लिखा गया है ये रचना आपका कालिदास की, तुलसीदास भूल रहे हैं, उसके द्वारा रचित किया गया है। और अंत में जो जानकारी मिलेगी हमें मिलेगी हर्ष चरित्र से। किससे मिलेगी? हर्ष चरित्र से। तो शुंग वंश के इतिहास की जानकारी जो हमें साहित्यिक स्रोत से मिलेगा इसी 5 स्रोत से मिलता है। ठीक। दूसरी बात, जानकारी जो मिलेगी अभिलेख। अभिलेख आपको बता दिए, हर राजा महाराजा अभिलेख लिखने की परंपरा भारत में किसने प्रारंभ की थी? सम्राट अशोक ने प्रारंभ की। तो जब वो प्रारंभ किया तो धीरे धीरे अन्य राजाओं ने भी प्रारंभ किया। अभिलेख इसलिए लिखा जाता था कि अगर उस राजा का, उस वंश का समाप्त हो जाए तो कैसे पता चलेगा कि वहां भी किसी का साम्राज्य चल रहा था। ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने भी अभिलेख लिखाए। और इस शुंग वंश के अभिलेख की जो जानकारी मिलती है 2 जगह पाया गया है। कहां पर पाया गया है? एक अयोध्या और दूसरा कहां पाया गया है? विदिशा। क्योंकि इस शासक ने आगे पाटलिपुत्र से आगे चल के जो अपनी राजधानी स्थापित की थी वो विदिशा में भी की थी, जिसको कहा का दूसरा नाम में क्या कहा जाता है? विल्सा। क्या कहा जाता है? विल्सा, जो पड़ता है मध्य प्रदेश में। उसके बाद उन्होंने सिक्के भी जारी किए थे। तो सिक्के से हमें प्राप्त होती है शुंग वंश का जो कौन कौन सा सिक्के? कौशाम्बी में जारी किए थे। कहा? अयोध्या, अहिछत्र और मथुरा। इस जगह से जो सिक्के पाए गए हैं इससे भी पता चलता है कि मगध साम्राज्य में शुंग वंश का शासक हुआ करता था। ठीक है। तो अब हम लोग शुंग वंश पढ़ रहे हैं तो शुंग वंश का जो संस्थापक है वहां से प्रारंभ करेंगे। तो जैसा कि माना जाता है शुंग वंश का शासन काल जो माना जाता है कब से कब तक? 185 ईसा पूर्व से लेकर के 73 ईसा पूर्व, बीसी उसी को बोलते हैं, बिफोर द क्रिस्ट, मतलब ईसा मसीह का जन्म का पहले की बात। तो ऐसा जैसे बताएं कि मगध पर शासन करने वाला ये पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था। तो मतलब शुंग वंश का जो संस्थापक माना जाता है पुष्यमित्र शुंग, वो आपका जाति से क्षत्रिय नहीं था और ब्राह्मण था। क्या था? जाति से ब्राह्मण था। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं धार्मिक आंदोलन में, वैदिक सभ्यता के बाद फिर हम लोग का धार्मिक आंदोलन चालू हुआ। उसी कारण से फिर मौर्य साम्राज्य के बाद फिर इन्होंने ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, क्योंकि इससे पहले पढ़े जितने भी शासक थे किसी न किसी क्षत्रिय से संबंधित हुआ करते थे। ठीक है। तो ये बोला गया है इस वंश का जो संस्थापक मतलब प्रथम शासक किसे माना जाता है? पुष्यमित्र शुंग को। पुष्यमित्र शुंग को। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था? क्या नाम बोलिएगा? पुष्यमित्र शुंग माना जाएगा। तो जैसा कि अभी आपको बताया इन्होंने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? पाटलिपुत्र, क्योंकि मगध का सबसे समृद्ध जगह था पाटलिपुत्र, क्योंकि 3 नदियों के तट पर था। और कोई भी राजधानी बहुत बार बार बताते आ रहे
वही बनाया जाता है जहां पर वो पूरी तरह सुरक्षित हो, कहीं जल्दी से जल्दी से विदेशी हमला उस पर नहीं हो पाए। क्योंकि इंडिया का राजधानी इसलिए दिल्ली बनाया गया है सेंटर में, नहीं तो बना दिया नहीं, पाकिस्तान का बॉर्डर बना देता, दिल्ली हार में हो जाता, कोई जयबो नहीं करता। तो इसीलिए सुरक्षित जगह। तो पुष्यमित्र शुंग ने भी अपनी प्रारंभ में अपनी राजधानी कहां बनाई थी? पाटलिपुत्र बनाई थी। जबकि द्वितीय राजधानी जो ही बताएं विदिशा को बनाया गया, जो कहां पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश में। तो विदिशा का पुराना नाम था बेसनगर। क्या नाम था? बेसनगर। तो शुंग आगे चल के पाटलिपुत्र से मगध की राजधानी को कहां स्थापित किया था शुंग वंशों ने? विदिशा। कहां पर? पूछेगा आपसे एग्जाम में कि विदिशा राजधानी मगध की किस राजवंश ने स्थापित की थी? किस राजवंश ने? शुंग वंश ने। मगध ना होकर के मतलब पटना से लेके चला गया मध्य प्रदेश एमपी में। तो जो विदिशा का पुराना नाम क्या है? बेसनगर। क्या नाम है? बेसनगर। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद जैसा कि अभी आपको बताएं कि पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण था और यह 36 वर्षों तक शासन किया। मतलब मगध के साम्राज्य पर इन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया? 36 वर्ष तक। तो जो आदमी जानते हैं ना, जो जाति जिस कास्ट का रहेगा तो उसी को अपना प्रचार करेगा, ज्यादा प्राथमिकता देगा। तो जैसा कि पुष्यमित्र एक ब्राह्मण थे तो इसीलिए इन्होंने ब्राह्मण धर्म का प्रचार ज्यादा किए। उसके बाद इस वंश का शासन करने का मतलब है शुंग वंश का शासक लगभग मगध के साम्राज्य पर कितने वर्षों तक चला? 112 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 112 वर्ष तक। तो यहाँ 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तैयार होते हैं। पहला क्वेश्चन, शुंग वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? पुष्यमित्र शुंग को। साउंड नहीं आ रही है, किसे माना जाता है? शुंग को माना जाता है। इस वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? 112 वर्ष तक। शुंग वंश ने पहले अपनी प्रथम राजधानी कहां बनाई थी और द्वितीय राजधानी कहां बनाई? विदिशा। विदिशा का पुराना नाम क्या है? बेसनगर। बेसनगर कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। पुष्यमित्र शुंग ने मगध की गद्दी पर कितने वर्षों तक शासन किया? 36 वर्षों तक शासन किया। अगर बताएंगे पुष्यमित्र सिंह ने कितना वर्षों तक शासन किया तो 36 वर्षों तक। और शुंग वंश कितना वंश तक शासन किया? 112 साल तक। किधर थी को इधर समझो। जब क्लास में रटाने समझाने के बाद दिमाग में लोड नहीं होगा तो घर में क्या पढ़ेंगे? जय हिंद जय भारत। आप हमसे जीके नहीं समझ पाए, सीखने से आगे तो भगवान बचाएगा। उसके बाद जैसा कि बोले कि भारत में पुनः वैदिक धर्म की स्थापना करने का श्रेय पुष्यमित्र जाता है, क्योंकि वैदिक सभ्यता समाप्त होने के बाद भारत में अलग अलग शासक आए, जिसमें सबसे बड़ा योगदान रहा बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। तो जहां बौद्ध धर्म जैन धर्म आने के कारण जो सनातन धर्म है, वैदिक सभ्यता क्या होगी? नष्ट होने लगी। तो जब इन्होंने शासन प्रारंभ किया तो पुनः वैदिक धर्म की स्थापना की। और ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार इन्होंने बहुत सारे बौद्ध मठ को तोड़े हैं आगे चल के। तो वही बोला गया है पुष्यमित्र कहा जाता है, इसने बहुत से बौद्ध स्तूपों और मठों का ध्वंस किया और उसकी जगह पर क्या हुआ? मंदिरों का निर्माण कराने लग गए। तो हर राजा अपना धर्म का प्रचार करता ही करता है। तो इसीलिए बोला जाता है पुष्यमित्र सिंह को बौद्ध धर्म का विरोधी शासक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसे बौद्ध धर्म का विरोधी शासक माना जाता है तो किसे बोलेंगे? पुष्यमित्र शुंग को माना जाएगा। लेकिन आगे चल के इन्होंने कुछ बौद्ध स्तूपों का निर्माण भी कराया था और उसका मॉडिफाई भी कराया। इसका प्रमाण जो मिलता है, अगर इन्हें बौद्ध धर्म का विरोधी कहा जाएगा तो किसी भी चीज को आप गलत साबित करेंगे तो उसका कोई प्रमाण देंगे ना कि सर ये एब्सेंट। जैसे क्लास में बच्चे एब्सेंट देंगे तो बोलेंगे आप सर हम एब्सेंट कैसे है? तो बोलेंगे अटेंडेंस देखिए एब्सेंट है आपका, यही प्रमाण जाएगा आपका। तो उसी प्रकार पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी माना जाता है। उसका जो प्रमाण मिलता है किससे मिलता है? दिव्या वदान से। ठीक है, किससे मिलता है? दिव्या वदान से। जिसे आपको बोले थे ये साहित्यिक स्रोत था आपका क्या? शुंग वंश के बारे में जानने का, तो इसी से जानकारी मिलता है। हालांकि इस काल में अनेक बौद्ध विहार का निर्माण कराए, उसका मॉडिफाई कराए। उसी में सबसे प्रमुख नाम आता है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो अभी जो आप आकार देख रहे हैं, उस आकार को अशोक के द्वारा जो बनाया गया था उसको मॉडिफाई किया गया। किस शासक के द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा।
अभी जो सांची के स्तूप का आकार देखते हैं बृहत्तम आकार, वो अशोक का नहीं मॉडिफाई किया गया है, पुष्यमित्र शुंग का किया, आगे चल के उन्हें भी उसे स्थापित किया। तो वही देखो नीचे लिखा होगा, पुष्यमित्र शुंग के काल में अशोक द्वारा निर्मित सांची और भरूच का जो स्तूप है को आकार को दुगना कराया गया, और वर्तमान में सांची का स्तूप का जो स्वरूप देखते हैं वो किस शासक के द्वारा बनाया गया है। आपसे 2 क्वेश्चन इसी से पूछा गया था पीछे में बौद्ध साम्राज्य में। क्या पूछा गया था? बोला गया था कि सांची का स्तूप कहां स्थित है? मध्य प्रदेश। कहां पर? फिर भरूच स्तूप बोला जाएगा कहां पर स्थित है? ये 2 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2023 का। जिस समय हम बौद्ध धर्म जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ा रहे थे तो उस समय था वहां पर, तो इसीलिए यहां पर हाईलाइट कर दिए क्योंकि वहां पर छूट गया होगा। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा सांची का स्तूप कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश। भरूच का स्तूप कहां पर पाया जाता है? सांची के स्तूप को मॉडिफाई चेंज कराने वाला कौन शासक था? सांची के स्तूप को निर्माण करने वाला कौन था? सम्राट अशोक। निर्माण करने वाला सम्राट अशोक। उसको मॉडिफाई किया किसने किया? पुष्यमित्र शुंग। बोलने नहीं आ रहा टाउन? तो बोलने नहीं आ रहा तो पढ़ेंगे कौन सी? जय हिंद जय भारत। बौद्ध धर्म का विरोधी शासक किसे माना जाता है? तो इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? दिव्यावदान से। आगे बोला गया है इस समय पुष्यमित्र शुंग के समय बहुत सारे पुस्तकें और ग्रंथों की भी रचना की गई। उसी में एक ग्रंथ का नाम आता है बौद्ध पुस्तक, जिसका नाम आप लोग जानते हैं जातक। तो बौद्ध पुस्तक जो होता है जातक की भी जो रचना हुई थी इसी के शासन काल में हुई थी। ठीक है। अगला बोला जाता है पाणिनि, जो व्याकरण के ज्ञाता माना जाते हैं। तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी, जिसको कौन सा ग्रंथ है? व्याकरण की किताब है, जिसे किसने लिखा था? पाणिनि ने। तो पाणिनि अष्टाध्यायी के रचयिता का नाम बताओ, कौन रहेंगे? पाणिनि। उसके बाद मनु द्वारा लिखी एक पुस्तक है जिसका नाम है मनुस्मृति। क्या नाम है? मनुस्मृति। तो पूछा जाएगा मनुस्मृति के रचयिता कौन है? मनु। उसके बाद बोला जाएगा गार्गी संहिता। तो गार्गी संहिता का रचयिता किसे माना जाएगा? गार्गी। तो ये सभी जो पुस्तक लिखे गए थे वो पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में लिखे गए थे। उसके बाद पुष्यमित्र सिंह ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया। तो अभी शुरुआत में उन्होंने पाटलिपुत्र बनाया और दूसरी राजधानी उन्होंने कहां स्थापित की थी? विदिशा। कहां स्थापित की थी? विदिशा, जो कहां पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है राइटर के बारे में, इसीलिए यहां पर लिख दिया गया है। रिमाइंड कीजिए, जातक किस धर्म की ग्रंथ है? बौद्ध। उसके बाद अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि। मनुस्मृति के रचयिता कौन है? गार्गी संहिता के रचयिता कौन है? गार्गी। याद रखिएगा। इसके बाद ऐसा माना जाता है पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में 2 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? 2। पहला युद्ध जो माना जाता है इसके शासन काल में कुल मिलाकर 2 युद्ध हुए। किसके शासन काल में? पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में। पहला जो युद्ध बोला जाता है एक विदर्भ का युद्ध और दूसरा यमन आक्रमणकारी। कौन कौन सा युद्ध माना जाता है? विदर्भ और यमन। तो जो बोला जाता है विदर्भ, जो बोला जाता है जिसे बरार कहा जाता है, में चल रहे उत्तराधिकारी का लड़ाई चल रहा था। तो पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र को भेजा इसको युद्ध के लड़ाई के लिए, क्योंकि देखो बोला जाता है ना कि 2 लड़ेगा तो तीसरा का लाभ होगा, पता है ना। तो सेम इतिहास में भी वही था और ब्रिटिश ने भी यही पॉलिसी था कि एक धर्म को दूसरा से लाओ, शासन करेंगे। तो इसीलिए जब 2 अपने गोतिया लड़ रहा तो तीसरा गोती को शामिल नहीं होने दीजिएगा, तो तीसरा गोतिया लाभ उठा के चल जाएगा। बोलेगा दोनों खेत लड़ रहा, अच्छा ये खेत के लिए लड़ रहा, तुम भी लड़ रहा, तुम लोग झमेला शांत, हमको बेच दो, सस्ते में बेच देगा, खत्म झगड़ा। हमारी बात। तो इसीलिए 2 का लड़ाई में तीसरा लाभ उठाता है, तो उससे बचिएगा क्योंकि अब पढ़ चुके हैं। तो वही बोला गया विदर्भ में चल रहे उत्तराधिकारी के युद्ध का लाभ उठाकर पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र, तो पुष्यमित्र शुंग के पुत्र का नाम था अग्निमित्र, के नेतृत्व में एक सेना बिना जिसे अग्निमित्र ने उसे पराजित कर दिया। विदर्भ की लड़ाई में पराजित हुए। इसकी जानकारी हमें कालिदास के पुस्तक, जो बोले थे नाम भूल रहे हैं, तो कालिदास द्वारा रचित जो पुस्तक है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्र। क्या नाम है? मालविकाग्निमित्र। क्योंकि इसमें प्रेम कहानी है। इस पुस्तक में किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास का। और इसे प्रेम प्रसंग मिलता है किसका? 2 जन का। एक अग्निमित्र का जो किसका पुत्र था?
पुष्यमित्र शुंग का, और एक मिलता है मालविका का। तो ये जो इन लोगों का जो प्रेम प्रसंग है इसका भी वर्णन किया गया है। किस पुस्तक में किया गया है? मालविकाग्नि मित्र, क्योंकि ये दोनों नाम को कंबाइन कर दिया है। देखो, मालविका इसका लिया गया है और अग्नि मित्र यहां से उठा लिया है। दोनों को नाम को ज्वाइंट करके कौन? कालिदास। कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है। किसको कहा? तुलसीदास को, कालिदास को? भारत का शेक्सपियर देख लीजिएगा, और फिलोसफी वाले कालिदास ही होना चाहिए। जिसपे शेक्सपियर का नाम प्रसिद्ध है उसे भारत में, ठीक है। तो ऐसे ही पता चलता है शेक्सपियर क्या करता था, हमेशा प्रेम प्रसंग ही लिखता था वो इंग्लिश में। तो यहां भी जब प्रेम प्रसंग में, तो डेफिनेटली कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कभी। तो इन्होंने क्या हुआ, लड़ाई तो चल रहा था, तो जैसे जानते ना, एक देश का राजा दूसरे देश की राजकुमारी से शादी कर लेता था, समझौता हो जाता था। तो लड़ाई करने गया, वहां प्रेम प्रसंग भी चालू हुआ, ठीक है। तो ये जो किया गया, इसीलिए इसकी जानकारी जो मिलती है कालिदास के पुस्तक, जिसका नाम क्या है? तो नाम नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसका नाम में दोनों का नाम रहा, राजा का भी और रानी का भी। तो मालविका क्या थी? रानी, राजकुमारी थी, राजकुमारी ही बोलेंगे। और उसके पुत्र का अग्नि मित्र। तो दोनों का नाम को कंबाइन कर दिया, तो क्या बना गया? मालविकाग्नि मित्र। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मालविकाग्नि मित्र के रचयिता कौन है, तो कौन बोलेंगे? कालिदास। कौन है? कालिदास। और पुष्यमित्र शुंग के पुत्र का नाम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अग्निमित्र। तो पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र को कहां का विद्युत दबाने के लिए भेजा था? विदर्भ का। देखो, राजा ने अपने पुत्र को पहले ट्रेंड करता है कि जाओ, हम तो राजा बन गए। तो उन लोग का भी टेस्टिंग होता था। जैसे आप लोग किसी एग्जाम में पास करने के लिए आप रिटेन एग्जामिनेशन देते थे, उसी प्रकार राजा लोग भी अपना पुत्र का टेस्ट लेता था कि राजा बनने का काबिल है कि नहीं काबिल है। तो उसको क्या होता था, छोटा छोटा युद्ध को बोलता था, जाओ लड़के आओ। अगर वो विजय हुआ तो बोला हाँ, मतलब अब हमारा राज्यभार संभाल सकता है। और नहीं लड़ा तो बोला फिर भेजो इसको युद्ध के लिए। ये जब तक ट्रेंड नहीं होगा तभी तो साम्राज्य संभालेगा। इसका जीता जालता उदाहरण कहां मिलता है? सम्राट अशोक से मिलता है, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। रिमाइंड, शुंग वंश के शासन मतलब पुष्यमित्र के शासन काल में कितने युद्ध लड़े गए थे? 2। पहले युद्ध का नाम विदर्भ, दूसरे युद्ध का नाम, ठीक है, कालिदास द्वारा रचित पुस्तक का नाम। तो कि ये पुस्तक बार बार रिपीट करा रहे इसीलिए कि पुस्तक के बारे में पूछा गया है एग्जाम में आपसे। उसके बाद बोलना है, इसके समय में जो 2 यमन विदेशी आक्रमण हुए, ये दोनों ही यमन आक्रमण के समय पुष्यमित्र शुंग ने बार बार किसको भेजा? बोले ना कि राजकुमार ट्रेंड है कि नहीं ट्रेंड है। अब मान लो पिता के बाद पुत्रों, वो भी मगध का गद्दी पर बैठना चाहिए, छोटा मोटा गद्दी नहीं है। तो इसीलिए बोला जाता है ना कि आप जितना अच्छा पोस्ट पर जाइएगा उतना आपका कार्यभार बढ़ेगा। छोटा पोस्ट पर कम कार्य, जितना ऊंची पदवी पर जाएंगे पोस्ट पर आपके पावर मिलेंगे, तो मत समझिए खाली पावर, आपकी जवाबदेही जिम्मेवारी भी उतनी बढ़ेगी। इसीलिए इसको मगध की शासन पर बैठाना था। काहे? पुष्यमित्र ने किसकी हत्या करके बैठा था गद्दी पर? बृहदत्त, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक को। तब बोला कहीं मेरा बेटा को भी मार देगा तब बोला इसको ट्रेंड करेंगे तब ना, नहीं मार पाएगा। तो इसीलिए इसको सारा ट्रेनिंग दे रहा था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहला युद्ध जो अग्निमित्र ने लड़ा था वो किसके खिलाफ लड़ा था? विदर्भ में। तो पहला आक्रमण जो किया था वहां नेतृत्व कौन कर रहा था? डेमेट्रियस। कौन नेतृत्व कर रहा था? डेमेट्रियस, जो विदर्भ में कर रहा था। दूसरा जो आक्रमण करने वाला नेतृत्व जो कर रहा था, कौन कर रहा था? मिनांडर, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? मिलिंद। इसके बाद आगे चल के मिनांडर जो था यमन से आया था, ये भारत के बौद्ध माने यहाँ के ब्राह्मण धर्म से इतना प्रेरित हुआ, इसको इतना अच्छा लगा सनातन धर्म के, कि आगे चल के इन्होंने एक स्तूप का, एक मूर्ति का निर्माण कराया जो वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो उसी मूर्ति में उन्होंने नामकरण भी किया। तो वही बताया गया है कि मिनांडर ने बौद्ध भिक्षु नाग सेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और जिसे उसे बौद्ध धर्म को अपना लिया। और इन दोनों ही आक्रमण के समय पुष्यमित्र शुंग विजय हुए थे। और इस अवसर पर पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि में 2 यज्ञ कराए। उस यज्ञ का नाम क्या था? अश्वमेध यज्ञ। वैदिक धर्म में आपको बताए थे अश्वमेध यज्ञ क्यों कराया जाता था? कोई भी व्यक्ति अगर राजा बनने के काबिल है तो उसे योग्य की परीक्षा के लिए कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ, 2 तरह का यज्ञ बताए थे। अश्वमेध यज्ञ का नियम यह है कि वो अपने राज्य में घोड़ा छोड़ दिया जाता था
अगर जहां तक उसका घोड़ा जाएगा वहां तक उसका साम्राज्य रहेगा। यज्ञ समाज घोड़ा छोड़ने का, और जहां घोड़ा पकड़ा गया तो मतलब वहां पर उसको आके युद्ध करना पड़ेगा या राजा को उसकी अधीनता स्वीकार करना पड़ेगा। समझ बात। जैसे अभी पहले जमाना में ही होता था, जैसे मान लो कि बहुत छोटे छोटे राज्य है, तो छोटे छोटे राज्य युद्ध नहीं लड़ेंगे, तो राजा जब अश्वमेध यज्ञ करता था तो उसी को घोड़ा छोड़ा जाता था। वो घोड़ा जिधर जिधर गया, जिस जिस राज्य में भ्रमण करते गया, अगर उसको भूल से भी कोई पकड़ लिया तब समझ लीजिए कि जो छोड़ा है वो युद्ध करेगा उससे। उसमें संदेश लिखा रहता था राजा को, अगर आप इस घोड़े को पकड़ते हैं तो आप इस राजा से युद्ध करना पड़ेगा, अन्यथा अगर इसको आप स्वीकार करते हैं तो पराधीनता स्वीकार करना पड़ेगा। तो रामायण में दिखाए थे ना, लव कुश पकड़ लिए थे घोड़ा को तो युद्ध करना पड़ा था। तो ये अश्वमेध यज्ञ किया गया था। और राष्ट्रीय युद्ध किया जाता था कि राजा उसके लिए योग्य, जब राज सिंहासन पर बैठते थे तो उस समय जो यज्ञ किया जाता था उस यज्ञ का नाम था राष्ट्रीय यज्ञ। ये आपकी वैदिक सभ्यता में हमने पूरी डिटेल से पढ़ा दिए हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो यूट्यूब पर क्लास अवेलेबल है, देख लीजिएगा। तो इसी प्रकार जो पुष्यमित्र शुंग थे, जैसा कि वो जाति से ब्राह्मण थे तो वो सनातन धर्म को प्राथमिकता दे रहे थे, तो इसीलिए उसके जीवन काल में दो तरह का यज्ञ हुए। वो दो यज्ञ हुए, उस यज्ञ का नाम क्या था? अश्वमेध यज्ञ था। ठीक है। और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हस्तांतरित करके कहां कर दिया था? ये विदिशा। इसीलिए बोला गया है पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन काल में दो राजधानी बनाई थी। पहली बनाई थी पाटलिपुत्र और आगे चले कहां बनाई थी? विदिशा, जो कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और इसके आगे ऐसा माना गया है कि इसके शासन में, माने शुंग वंश के शासन में टोटल 10 राजाओं ने शासक की। कितने राजाओं ने? 10 राजाओं ने शासन किया, जिसमें पहला राजा का नाम क्या आता है? पुष्यमित्र शुंग। और 9वें शासक का नाम आता है भागभद्र और अंतिम का नाम आता है देवभूति। तो पहला का नाम याद रखिएगा और अंतिम का। तो पहला तो जो स्थापना किया, स्थापना करने वाला का नाम क्या है? और इसका 10वां शासक का नाम देवभूति। याद रखिएगा। पुष्यमित्र शुंग वंश का अंतिम शासक का नाम पूछेंगे तो क्या बताएंगे? देवभूति। क्या बताएंगे? देवभूति। ठीक है। इसके बाद बोला गया है इस वंश के शासक भाग्यभद्र के दरबार में यवन, जो विदेशी राजदूत आया था, जिसका नाम क्या था? हेलियोडोटस। क्या नाम था? हेलियोडोटस। जो कौन सा धर्म अपना लिया था? भागवत धर्म समझते हैं ना, वैष्णव धर्म का ही पार्ट है। तो इसने भगवान विष्णु के सम्मान में विदिशा, जिसे क्या कहते हैं, पूरा प्राचीन नाम क्या था? बेशनगर, जो मध्य प्रदेश में करता है, वो गरुड़ ध्वज अभिलेख की स्थापना की। और वहां पर उसने भगवान विष्णु के लिए कौन सा नाम यूज किया? देव देवस्य। तो जो देव देवस्य का जो मूर्ति मिलता है वो कहां मिलेगा? विदिशा। विदिशा कहां पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश। और विदिशा का प्राचीन नाम क्या नाम था? बेशनगर। बोलता नहीं है। अब आओ, फिर उसके बाद शुंग राजवंश के शिलालेख आपको जो देखने को मिलेंगे, कहां मिलेंगे? जालंधर, पंजाब। देखो उसका हैप्पी बर्थडे हो गया, कैंसिल हो गया ना एग्जाम। कौन? अभी नहीं क्लास ले रहे, बताएंगे आगे स्टोरी। चलिए आगे। अब देखो, आप ध्यान से समझिएगा। देखो आई कॉन्सेप्ट लो, तब तो रटेगा कितना। जैसा कि अभी बताएं, पुष्यमित्र शुंग एक जाति से क्या था? ब्राह्मण था। वो क्या ज्यादा वैदिक धर्म का प्रचार कर रहा था। तो वैदिक धर्म में प्राचीन भाषा क्या बोले थे? संस्कृति भाषा का प्रयोग करते हैं। सेम यहाँ पर इसने अपने शासन काल में प्राथमिकता किस भाषा को दी? संस्कृत को दी। क्योंकि ये क्या वैदिक सभ्यता को मान रहा था, वैदिक सभ्यता और संस्कृति को फॉलो कर रहा था। तो बोला गया शुंग वंश की अर्थव्यवस्था का जो वर्णन मिलता है किस ग्रंथ में मिलता है? और इसमें किसकी कौन सा धर्म के बारे में उल्लेख किया गया है? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। और दूसरा जो इसकी अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है हमें मिलिंद पन्हो पुस्तक से। कौन सी पुस्तक से? पन्हो पुस्तक से जानकारी मिलती है। आगे बोला गया है इसका, जैसे बताया गया कि इस वंश का अंतिम शासक का नाम क्या बताए थे? देवभूति। क्या बताए थे अंतिम शासक? देवभूति। जिसकी हत्या करने वाले थे का मंत्री था? कौन मंत्री था? वसुदेव।
तो हर राजा को हत्या करता है, एक नया साम्राज्य का स्थापन करता है। तो इसका अंतिम शासक जो था देवभूति, इसकी हत्या करने वाले व्यक्ति का नाम था वसुदेव, और मारा तो शुंग वंश समाप्त और एक नया वंश का उजागर हुआ। उस वंश का नाम था कण्व वंश। कौन सा वंश? तब बोलेंगे कण्व वंश का संस्थापक का नाम वासुदेव। क्या बोलेंगे? तो हिस्ट्री में कहा सीख रहे हैं? एक राजा के मार करके अगला शासक बन रहा है। हाँ, ऐसे नहीं, दया याचना नहीं हो रहा। एक को मारा तो पूरा वंश और नया वंश का सृजन। समझ मारे ना, सब सीरीज में चल रहा ना, हर एक अगला वंश मार करके नया वंश कर रहा। ठीक है, तो शुंग वंश का प्रथम शासक का नाम बोलो, पुष्यमित्र शुंग। और इसका अंतिम शासक का नाम देवभूति। तक कोई हत्या काहे करता था? काहे कि इसको ट्रेनिंग लड़ाई उड़ाई का करवाया नहीं था। जो अगर वसुदेव मित्र को भी लड़ाई उड़ाई कराता दूसरा रास्ते, तो भी ट्रेंड हो जाता, तो भी आराम से चलाता। तो ये बेचारा अयोग्य शासक था, तो बोला मंत्री हम इससे ज्यादा टैलेंटेड है, तो ये राजा बनने के लग गया, चलो इसको हटाओ गद्दी से, हम बैठेंगे। जैसे देखिए घर में दो भाई, बड़ा भाई छोटा भाई, तो अगर बड़ा भाई थोड़ा कम होगा इंटेलिजेंट, छोटा वाला तेज तर्रार होगा, तो घर में सब काम वही करेगा। पहले यहाँ जाओ वहां जाओ, बड़ा वाला अरे इसको नहीं आता है, इसको कम काम करो, तुम ही जाके कर लो। ठीक है, तो उसी प्रकार राजा में भी जो मंत्री अगर रहा ट्रेंड, तो गया राजा का शासन। तो आपका बोला जाएगा कण्व वंश का संस्थापक किसको बोलेंगे? ठीक है, आपका फाइनल में शुंग वंश का शासनकाल कितने वर्षों तक चला है? 112 वर्ष तक। कितने वर्षों तक? 12 वर्ष तक। फिर उसके बाद शुंग वंश के शासनकाल में राजधानी, दो राजधानी का नाम बताओ। पहला पाटलिपुत्र, दूसरा विदिशा। फिर पुष्यमित्र शुंग के पुत्र का नाम अग्निमित्र। क्या नाम था? अग्निमित्र। फिर उसके बाद शुंग वंश का अंतिम शासक का नाम देवभूति। क्या नाम था? देवभूति की हत्या किसने की थी? वासुदेव ने। वासुदेव ने किस वंश की स्थापना की? कण्व वंश। कौन सा वंश? कण्व वंश। तो इसी के साथ आपका शुंग वंश पूरा का पूरा टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कण्व वंश। ठीक है, तो आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।